हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी आई टी पॉइंट बाय शिवानी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर चैप्टर 5 यूनिट 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट। तो हम देखते हैं सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट होती क्या है हमारी। ये सभी को पता है, जिस भी चीज़ में हम इंटरेस्ट देते हैं या कोई कॉस्ट हम बोरो करते हैं उसे बोलते हैं हमारी बोरिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमें क्या बताता है, हाउ टू ट्रीट बोरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड क्या करते हैं। Borrowing cost includes interest, commitment charges, cost of maintaining loans, finance charges, or exchange differences. If any, मतलब यहाँ पे क्या बताया है, हमारी बोरिंग कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करी है। इंटरेस्ट, कमिटमेंट चार्जेस। कमिटमेंट चार्जेस हमारे वो चार्जेस होते हैं जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं और उसके बदले हमें उसके लिए कोई काम कर देते हैं तो उसे बोलते हैं कमिटमेंट चार्जेस। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लोन्स सबको पता होता है, फाइनेंशियल चार्जेस कौन से होते हैं, और एक्सचेंज डिफरेंस अगर कोई आता है तो वो भी हमारा बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड करा जाएगा। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट which is directly related to acquisition, construction, and production of the qualifying asset should be capitalized। मतलब अगर हमारी कोई भी बोरिंग कॉस्ट क्या करिए, डायरेक्टली रिलेट करिए किससे, एक्विजिशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो आया है वर्ड हमारा क्वालिफाइंग एसेट, ये होता क्या है। तो क्वालिफाइंग एसेट्स की हेडिंग डाल के लिखेंगे क्वालिफाइंग एसेट, इट मीन्स एन एसेट which takes substantial period of time to get ready for its intended use. Generally, an asset whose construction takes substantial period। सबसे पहले देखते हैं सब्सटेंशियल पीरियड होता क्या है। सब्सटेंशियल पीरियड हमारा वो पीरियड होता है जिसे कंस्ट्रक्शन पर टाइम लग रहा हो, जैसे कि 10 से 12 साल हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए। यानी कि हमारा सी डिसाइड करता है कि कौन सा सब्सटेंशियल पीरियड माना जाएगा और कौन सा नहीं माना जाएगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखते हैं, बोरिंग कॉस्ट related to
नॉन क्वालिफाइंग एसेट। यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हमारा कोई भी क्वालिफाइंग एसेट है तो हम क्या करें, उसे कैपिटलाइज कर देंगे। और अगर हमारा बोरिंग कॉस्ट जो आ रही है वो नॉन क्वालिफाइंग एसेट से आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस इन P&L अकाउंट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं क्वालिफाइंग एसेट्स और नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स का। तो इसके हम दो पार्ट करते हैं। ये हो गया क्वालिफाइंग एसेट्स का एग्जांपल, ये हो गया नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स का एग्जांपल। सपोज करो हमने एक लोन लिया है 1 लाख का, जिसपे इंटरेस्ट है 10,000 का। सेम लोन लिया है हमने 1 लाख का और इंटरेस्ट है 10,000 का। अब इसमें क्या करा, यहाँ पे जो हमने क्वालिफाइंग एसेट्स में लोन लिया है वो लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और यहाँ टू परचेज अ कंप्यूटर। अब पता चल गया यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट्स और नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स कौन सी है। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होने में कोई आसान बात तो है नहीं, तो काफ़ी टाइम पीरियड लगता है। लेकिन एक कंप्यूटर परचेज करने में कितना टाइम लगेगा, शॉप पे जाओ और डायरेक्ट परचेज कर लो। तो ये हमारा नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स हो गया और ये हो गया हमारा क्वालिफाइंग एसेट्स। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये आएगा बैलेंस शीट में। बिल्डिंग की कुछ अमाउंट है तो इसका जो इंटरेस्ट आ रहा है तो ये हम प्लस कर देंगे, इसमें बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर देंगे। और यहाँ जो इंटरेस्ट आ रहा है ये दिखाएंगे हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट के नाम से। सबको पता चल गया इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज करते हैं हमने एक लैंड परचेज करी है, उसके लिए हमने एक लोन लिया है 1 लाख रुपए का। तो हमने एक लैंड परचेज करी जिसके लिए लोन लिया हमने ₹1,00,000 एट द रेट 10% इंटरेस्ट पर एनम। अब हमने देखा कि हमें 2 साल हो गए, 1 2, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। हमने इस पॉइंट पे लैंड तो परचेज कर ली, बट ये जो ईयर 1 और ईयर 2 है यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अब जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ वो ईयर 3 4 5 और 6 में स्टार्ट हुआ। और यहाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग। उसके 1 साल बाद यहाँ पे लोन रीपे। मेन जो यहाँ पे लोन लिया गया था 1 लाख रुपए का, वो किस लिए लिया था, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि स्टार्ट कब हो रहा है हमारा ईयर 3 में। कंस्ट्रक्शन चला ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 और ईयर 7 तक लोन चला। और उसके बाद इस पॉइंट पे आके हमने रीपे कर दिया। तो जिस टाइम तक कंस्ट्रक्शन चला है हम उस टाइम तक क्या करेंगे, उस खर्चे को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज। और जिस टाइम तक वो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ उस टाइम के लिए हम उसको क्या करेंगे, P&L में डाल देंगे। तो अगर यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री होगी तो हम कैसे लिखेंगे उस जनरल एंट्री को, P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहे हैं, उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। टू कैश, और कितना आएगा, 1 लाख का 10% 10,000। और सेम एंट्री ऐसे ईयर 2 में बनेगी। लेकिन जब इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, तो ईयर 3 की एंट्री ये तो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट का अमाउंट है वो उसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अप, कितनी, 10,000। ये सेम एंट्री 4 ईयर के लिए बनेगी। अब हम ले लें यहाँ पे, अगर यहाँ पे ईयर 5 में मिड में 6 मंथ्स के टाइम स्ट्राइक हो गई,
वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, कंस्ट्रक्शन तो नहीं चला। अब जिस टाइम पीरियड के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं चला है उसका भी खर्चा हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। तो इस ईयर 5 की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बिल्डिंग डेबिट, P&L डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट टोटल कितना है? 10,000 का। अब क्योंकि आधे साल स्ट्राइक थी तो हम आधा ही खर्चा तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे और आधा ही खर्चा हम कैपिटलाइज कर देंगे। ईयर 6 की भी सेम एंट्री बनेगी। अब ईयर 7 में कंस्ट्रक्शन यहाँ खत्म हो गया तो सेम हम खर्चा कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, यानी कि P&L डेबिट टू कैश 10,000। क्लियर? बहुत इजी टॉपिक था ये भी। अब देखते हैं हम यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन 1 हमसे क्या बोल रहा है? PRM Limited obtained a loan from a bank of 120 lakh rupees on 34/2001. It was utilized as follow. कंस्ट्रक्शन हुआ है, परचेज करा है, वर्किंग कैपिटल, एडवांस परचेज ऑफ ट्रक. Construction of shed was completed in March. The machinery was installed on the date of acquisition. Delivery of truck was not received. Delivery of truck receive नहीं हुई है. Total interest charged by bank for the year this is 18 lakh. Show the treatment of interest. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टोटल करेंगे कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने थे। 1 2 इतना हमारा टोटल एक्सपेंसेस था। अब जब हम क्या करते हैं, ये अमाउंट तो हम करेंगे कैपिटलाइज्ड और ये तीनों अमाउंट कहाँ जाएंगी? P&L अकाउंट में, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये लंबे टाइम पीरियड के लिए, लेकिन परचेज ऑफ मशीनरी, वर्किंग कैपिटल और परचेज ऑफ ट्रक ये सब हम किस में लेते हैं? ये हमारे क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट्स हमारा ये है। तो इसका ट्रीटमेंट होगा हम जो करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड। हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना है? 18। इसको एलोकेट कर देंगे इसमें और इन तीनों में। तो 50 मल्टीप्लाई 18 लाख डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कितनी थी लोन की? 120। तो कितना रहेगा? 7.5 लैक्स। और फॉर नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स 18 मल्टीप्लाई 10.5 लैक्स। बस हमें क्या करना है, क्वालिफाइंग एसेट्स और नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स को अलग अलग करना है और क्वालिफाइंग एसेट्स की अलग वैल्यू निकालनी है और नॉन क्वालिफाइंग की अलग वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, एक्स लिमिटेड बिगिन कंस्ट्रक्शन फॉर अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी. इट ऑब्टेन 1 lakh स्पेशल लोन. ओके, फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया एट इंटरेस्ट ऑफ 10%. द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग 2 नॉन स्पेसिफिक लोन्स फॉर दिस. 2 अलग नॉन स्पेसिफिक लोन्स ले लिए. एक्सपेंसेस इस टाइप से हुए हैं उनके, जनवरी में इतना, अप्रैल में इतना, जुलाई में इतना, दिसंबर में इतना. बिडिंग was completed on 31 December 2001. The following principle prescribed AS16. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है कि कौन सी कैपिटलाइज होगी एंड पास 1 जनवरी फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसे हटा देंगे. 5 लाख और 9 लाख 11 13 का है ना ये, इसे हम लिखेंगे 5 लाख पे 11% और 9 लाख पे 13%. कितना हो जाएगा ये? 55,000. और ये हो जाएगा हमारा 1,17,000. इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल आता है 14 लाख और इसका आता है 1,72,000. तो इसका हम एक एवरेज रेट निकाल लेते हैं. इसका एवरेज रेट यहाँ पे कैसे निकलेगा? 172,000 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 100. तो ये जाएगा 12.285%. अब हम क्या करते हैं, ये अलग अलग कैलकुलेशंस लेने की जगह एक एवरेज रेट से ही हम अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे. अब इसमें क्या दे रखा था, हमें इंटरेस्ट बताना था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. हमने एक्सपेंसेस इतने करे हैं तो ये एक्सपेंसेस एलोकेट किए जाएंगे. तो सबसे पहले 1 जनवरी को 2 लाख का एक्सपेंस हुआ था, तो हमने एक स्पेशल लोन भी ले रखा था, तो हम मानेंगे कि 1 लाख
कि अमाउंट वो स्पेशल लोन से ली थी और बाकी ये जनरल लोन से। ओके, अब हम देखते हैं हमने एक्सपेंसेस कैसे कर रखे हैं जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और दिसंबर में। सबसे पहले करें हमने जनवरी में, फिर फेब मार्च में नहीं करा, अप्रैल में करे, मई जून में नहीं करे, जुलाई में करे, जुलाई के बाद दिसंबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और ये आ गया दिसंबर। क्या क्या अमाउंट थी? 2 लाख यहाँ पे, जिसमें कि 1 लाख स्पेशल लोन था और जनरल बोरोइंग्स। फिर उसके बाद करिए 2,50,000, 4,50,000, और उसके बाद 1,20,000। ये सारे एक्सपेंसेस हम कैसे एलोकेट करेंगे अपने इंटरेस्ट में? अब हमारा इंटरेस्ट देखेंगे हम किस टाइप से आ रहा था हमारे सारे एक्सपेंसेस में। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारी पहली जो अमाउंट होगी वो होगी इस 2 लाख पे, यानी कि 1 लाख रुपीज पे जो स्पेशल लोन था, और इस पे हमें कितना दे रखा था यहाँ पे 10%। जो हमारा स्पेशल लोन था 1 लाख का स्पेशल लोन, उस पर इंटरेस्ट रेट था 10%, मल्टीप्लाई 10%। फिर उसके बाद कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा इस पे? पूरे 12 महीने का। तो कितना आएगा? और एक और था यहाँ पे 1 लाख जनरल लोन, जनरल बोरिंग। इसका इंटरेस्ट रेट कितना था? हमने एवरेज निकाला था इसका, कहाँ गया? 12.1285 285। ये भी 12 महीने का ही निकलेगा, तो इसका अमाउंट आएगा इतना। सेकेंड 2,50,000, कितने इंटरेस्ट लगेगा और कितने मंथ्स का लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/12। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट आएगी हमारी ये। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? 4,50,000। इस पे कितने मंथ्स का लगेगा हमारा? 1 2 3 4 5 6। इंटरेस्ट रेट और इसकी अमाउंट आएगी 27641.25। लास्ट अमाउंट थी हमारी 1,20,000, जिसपे इंटरेस्ट रेट है ये, और कितने 1 मंथ का 1,228.5। अब इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। 74,189.125 टोटल इंटरेस्ट। अब हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ? ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आया। टोटल एक्सपेंसेस कितने थे हमारे? 2 लाख का लोन, फिर 2,50,000, 4,50,000 और 1,20,000। तो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे हम 2 लाख प्लस 4,50,000 प्लस 1,20,000। तो इसका टोटल आया हमारा 10,20,000। अब जो अब हमारी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होगा अमाउंट, वो कितना होगा? प्लस इंटरेस्ट 125। और हमारी जो एंट्री बनने वाली जनरल एंट्री वो क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये अमाउंट हमारी कितनी आएगी इन दोनों को प्लस करके? 1094189 अप्रॉक्स करके लिख देंगे। ओके, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म।
अब देखते हैं हम अपना इलस्ट्रेशन 3. द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ऑफ 580 lakh फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी acquired under the modernization scheme and installation complete on 31st March 2002 amounted to 406 lakh. 58 lakh has been advanced to suppliers for additional asset and the balance loan of 116 lakhs has been utilized for working capital purpose. The contract is on a dilemma as how to account for the total interest 52.20 lakhs incurred during this in the entire institution term loan. इतना तो इसमें सबसे पहले हम बाइफरकेट कर लेंगे कौन सी हमारी क्वालिफाइंग एसेट्स हैं और कौन सी नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई थी जिसका अमाउंट इतना और इतना हैज़ बीन एडवांस टू सप्लायर्स फॉर एडिशनल एसेट्स एंड द बैलेंस लोन इतना हैज़ बीन यूटिलाइज फॉर वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल यानी कि ये हमारा हो जाएगा नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स और ये दोनों जो अमाउंट है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन स्कीम के अंदर था तो ये दोनों अमाउंट हो जाएंगे हमारी क्वालिफाइंग एसेट. और सिंपल है, फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स हमें इस इंटरेस्ट को एलोकेट करना है इसमें और इसमें. तो पहले 406 मल्टीप्लाई 52.2 डिवाइडेड बाय 580 ये रहेगा हमारा 36.54 और 58 इंटू 52.2 इस इंटरेस्ट को भी हमें इसमें एलोकेट करना है. तो इसकी अमाउंट आएगी हमारी 5.22. और फॉर नॉन क्वालिफाइंग एसेट यानी कि जो वर्किंग कैपिटल में यूज हुई थी हमारी 116 मल्टीप्लाई 52.2 डिवाइडेड बाय 580 कितना आ जाएगा 10.44. इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 41.76 और ये 10 ये. तो हमारे जो दो अमाउंट आने वाले हैं फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स ये हम कैपिटलाइज करेंगे और इसे हम कहाँ भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इलस्ट्रेशन 4. टेक लिमिटेड हैज बोरोड 30 lakh फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001 और 2002. द बोरोइंग आर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ गिव लिमिटेड. एक सब्सिडरी कंपनी यानी कि एक कंपनी है टेक लिमिटेड, उसने क्या करा अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में बोरो करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उन्हें फाइनेंशियल लोन लिया. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, which is implementing a new project estimated to cost 50 lakh as on 31st March. Since the said project was not completed, project complete नहीं हुआ, the director of the Take Limited resolved to capitalize the interest agreeing on borrowing amounting of 4 lakh and add it to the cost of investment. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जोड़ना चाह रहे हैं, ये बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी. अगर कोई होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी से बोरोइंग कर रही है और उसके लिए अलग से लोन ले रही है कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो हम कभी भी उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है. कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी में बोरोइंग कर रही है और उसके लिए अलग से लोन ले रही है तो उसकी कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी. टेक लिमिटेड कैन नॉट capitalized its borrowing cost as a part of cost of investment. क्लियर. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे. इसमें क्या दे रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2001 हमें सिंह कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ 32 करोड़. ओके, जिसमें कि उसने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग करा है 25 करोड़ का, परचेज ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ व्हीकल, एडवांस टूल्स एंड क्रेन्स, परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ. और टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है 80 लाख. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले क्वालिफाइंग एसेट्स और नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स कौन कौन से हैं. तो हमें क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है सीलिंग का, तो ये कौन सा हो जाएगा क्वालिफाइंग एसेट्स. बाकी परचेज ऑफ इक्विपमेंट नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स, वर्किंग कैपिटल नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स, परचेज कर रहे हैं अगेन नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स, ये सब हमारा नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स है. इंटरेस्ट कितना है इतना. अब हम क्वालिफाइंग एसेट्स और नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स को अलग अलग कर लेंगे.
तो क्वालिफाइंग एसेट्स कितने थे हमारे 25 करोड़ के, और इंटरेस्ट कितना था 80 लैक्स का, और टोटल लोन की अमाउंट कितनी थी 32 करोड़। और इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारा 25, ये आएगा हमारा, ठीक है। अब नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स अलग अलग नाम से ही हमें शो करना पड़ेगा। फर्स्ट 3 करोड़ का क्या था, ये इक्विपमेंट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। फिर था हमारा वर्किंग कैपिटल 2 करोड़ का, तो कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगी 5 लाख। देन परचेज ऑफ व्हीकल 50,000, ये देगी हमारी 125,000। देन फॉर टूल्स एंड क्रेन्स इसका भी सेम रहेगा अमाउंट। नेक्स्ट क्या है वो हमारा परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ 1 करोड़ के, ये यहाँ हमारी 50 लाख थी। तो इसका आएगा हमारा 2,50,000। क्लियर, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें हम टोटल कर लेंगे, क्वालिफाइंग एसेट्स का टोटल क्या था और नॉन क्वालिफाइंग का टोटल क्या था। तो नॉन क्वालिफाइंग अमाउंट हमारी कितनी थी, क्वालिफाइंग में तो यही आ जाएगा, नॉन क्वालिफाइंग में ये अमाउंट, फिर ये और ये। तो फिर टोटल ऑफ नॉन क्वालिफाइंग एसेट 17,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, रेनबो लिमिटेड बोरोड एन अमाउंट ऑफ 150 करोड़ ऑन दिस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट 11%। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी completed in 4 years since the weighted average cost of capital is 13%. The amount of Rainbow Limited capitalized इतना करोड़ for the accounting period ended on this due to supply fund of 150 करोड़। इनकम इतनी हो रही है earned and credited to profit and loss account का मतलब अब ट्रीटमेंट। ओके, तो इसने कितने कैपिटलाइज कर दिए 1950, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट कितना था। एक्चुअल इंटरेस्ट होगा हमारा 150 पे 11% 16.5, और हमने क्या करा 350 को क्या कर दिया क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले इसको माइनस करेंगे हम, माइनस इनकम कितनी 3.50, तो ये कितना बच जाएगा हमारा 13। तो हमारी जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो होगी हमारी 13 करोड़। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, यहाँ पे सीधी सीधी बात दे रखी है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे 150 करोड़ है यहाँ पे और 11% उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। तो सबसे पहले हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए था 16.5 करोड़, लेकिन हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, उसने कैपिटलाइज कितने कर दिया 19.5, जिसमें कि उसे इनकम कितनी की हो रही थी 3.50। तो हम क्या करते हैं इनकम को माइनस करते हैं और जो हमारे
हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पे हम इनकम हमने लेस कर दिया, हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बोरिंग आ गया जो कि हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग ए ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट consisting 4 phases, phase 1, phase 2, 3 and 4. It is expected that the full building will be constructed over several years, but phase 1 and phase 2 of the building will be started as soon as they completed. Following are the detail of the work done on different phases of the building during the current year. Clear? कैश एक्सपेंडिचर दे रखा है, बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर दे रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल फेजेस दे रखा है, यानी कि ये हमें प्लस करके दे रखा है अपने आप ही। फिर लोन भी दे रखा है कि 15% है और लोन का भी टोटल दे रखा है हमें। तो अब हमें क्या पूछा है, ड्यूरिंग मिड ऑफ द करंट ईयर फेज 1 and 2 हैव बीन ऑपरेशनल, फाइंड आउट द टोटल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड टू बी एक्सपेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर। फेज 1 और 2 ने क्या करा, ऑपरेशनल हो गया बीच में मिड ऑफ द ईयर में, तो जो हाफ होगा वो होगा कैपिटलाइज्ड और जो अदर हाफ होगा वो जाएगा पीएनएल में। तो सबसे पहले हमें इनकी अमाउंट भी निकालनी पड़ेगी। तो हमें क्या दे रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, टोटल लोन की अमाउंट दे रखी है, इंटरेस्ट की अमाउंट दे रखी है, इस एक्सपेंसेस को हमें इसमें एलोकेट करना है। तो हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। 15% कितना आ जाएगा हमारा, 30 lakhs। अब सबसे हम लेते हैं पहले फेज 1 एंड फेज 2, इसका अमाउंट निकालते हैं। इसके अमाउंट में क्या दे रखा था हमें, 34 और 64, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 98 lakhs मल्टीप्लाई एक्सपेंसेस कितने थे हमारे टोटल, सॉरी मल्टीप्लाई होगा हमारा इंटरेस्ट से 30 और 221 डिवाइडेड बाय, तो इससे हमारा बोरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी 13.303। यहाँ तक ले लेते हैं हम। और इसी को अगर हम फेज 1 और 2 में एलोकेट करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, सबसे पहली बात तो ये अमाउंट भी हमें मल्टीप्लाई 1/2 करनी पड़ेगी, क्योंकि आधी अमाउंट कैपिटलाइज होगी और आधी अमाउंट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था हमें कि आ गया मिड ऑफ द करंट ईयर फेज 1 and 2 हैव बिकम ऑपरेशनल, यानी कि मिड ऑफ द ईयर से तो ऑपरेशनल हुआ है, उससे पहले तो वो किसी को वर्किंग में नहीं थे। तो इसका हाफ कर लेंगे हम, तो 6.65159 ये ले लेते हैं हम, ये होगा कैपिटलाइज, और 6.65159 ये होगा पीएनएल में। और इन दोनों अमाउंट भी ये फेज 1 and 2 की है, इस अमाउंट को भी हम एलोकेट किस रेशियो में करेंगे, 34 और 64, तो 34:64 में एलोकेट हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही फेज 3 और फेज 4 के लिए क्या करेंगे हम, अभी तो वो कंस्ट्रक्शन में है ही नहीं, तो 55 + 68 कितना हो जाएगा, 123। तो हम इसको लेंगे 123 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 30, लोन इंटरेस्ट हमारा 30 था, 221 16.6968। और इसी को हम एलोकेट कर लेंगे 3 और 4 के एक्सपेंसेस में 55:68 में, और ये कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट। क्लियर? इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में या थियोरेटिकल पोर्शन में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।